नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 उत्तराखंडी प्रवासी शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति हासिल की है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा सहित कई विषयों पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी विरासत को संभालते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। इसके लिए सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ मिलकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 देशों से आए 60 प्रवासी उत्तराखंडियों की प्रशंसा करते हुए आप लोगों ने देश और समाज के लिए जो योगदान दिया है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें आप पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्तराखंड की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। चारों धाम को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। 13 जिलों के राज्य में 2 एम्स बनाकर संकल्प हमने जमीन पर उतारा है और शिक्षा और हेली सेवाओं के साथ साथ हवाई सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन ने आयोजित किया है और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं, जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। उत्तराखंड में रहने वाले हमारे सभी प्रवासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज जो उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है और इससे पहले किसी प्रकार का आयोजन नहीं। पूरे देश भर के जितने भी उत्तराखंड के लोग देश भर में अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया था और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों के लिए, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर उसमें से आए हुए हैं, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले 3 सालों में
जब से मैं इस दायित्व पर हूँ, इस जिम्मेदारी में हूँ, मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। के बाद डॉक्टर ए.के. काला जी। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पौड़ी गढ़वाल से श्रीनगर जाते समय सड़क हादसा हुआ है। शाम 4 बजे की ये पूरी घटना जो है बताई जा रही है और बेलचौरी के पास ये दुर्घटना जो है हुआ है। तो देखिए तेज रफ्तार का कहर फिर से देखा गया है, जहां एसडीआरएफ और पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है और बस में 20 से 25 लोग दरअसल सवार थे। और आपको ये भी बताते चले कि अब यहाँ फिर से एक तेज रफ्तार का कहर जो है देखना पड़ा, जहां पौड़ी गढ़वाल से ये खबर सामने आ रही है कि जहां सड़क दुर्घटना हुआ है, बेलचौरी के पास से ये दुर्घटना जो है ये ग्रस्त हुई है। एसडीआरएफ और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर 20 से 25 लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है। पौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर जाते समय दरअसल ये घटना जो है, ये दुर्घटना जो यहाँ पर हुआ है और अब देखिए एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम जो है घटनास्थल पर रवाना हुई है। तो देखिए पौड़ी गढ़वाल जाते समय ये हादसा हुआ है। शाम 4 बजे की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है वो सूचना मिलने के बाद पहुंची, जिसके बाद यहाँ देखिए ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ एसडीआरएफ टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर संगठन ने आज भगवानपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन और समर्थकों को भारी भीड़ जो है वो इस दौरान उमड़ी और मंच पर नेताओं को देखकर लग रहा था कि जैसे कि बीजेपी की गुटबाजी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नामांकन वाले दिन बीजेपी प्रत्याशी के जुलूस से किनारा करने वाले भाजपाई, खासकर बीजेपी नेता सुबोध राकेश आज बीजेपी प्रत्याशी के साथ मंच साझा करते नजर आए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि संगठन पहले से मजबूत था, लेकिन आज और मजबूती मिली है। देखिए, जब किसी पार्टी के सबसे भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका संगठन इतना मजबूत है, किसी भी पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं है। संगठन की जीत हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी।
आज उन्होंने पहले भी बताया था, वो पहले भी लगा हुआ हमारे साथ था, अब भी है और रहेगा भी, और हमारी जीत निश्चित है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, भारतीय जनता बराबर था, वो कहीं भी अलग नहीं थे हमसे। कुछ लोगों को मानना था, जैसे मेरे बारे में लोग कहते हैं कि 50 साल का है, 55 का, लेकिन किसी किसी को पता मैं 60 का हूँ। ऐसे किसी किसी को पता है कि हम लोग भारी बहुमतों से जीत रहे हैं और जीतेंगे। देहरादून में स्वास्थ्य मतदाता स्वास्थ्य लोकतंत्र की थीम पर 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया और हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर आयोजित किया गया। इस 10 किलोमीटर दौड़ में भारतीय सेना, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, सर्वे ऑफ इंडिया, सचिवालय, एथलीट क्लब समेत 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हरदतपुर से कांग्रेस पार्टी चेयरमैन प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यामिनी रोहिला को चुनाव लड़ने की अनुमति दी, जिसको लेकर यामिनी रोहिला विकास नगर के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंची। यहां से उन्हें चुनाव चिन्ह हाथ का निशान दिया गया। सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोजे रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। उसी तरीके से मैं उम्मीद रखूंगी कि आगे भी उनका पूरा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और मैं इस चुनाव में पूरी तरीके से विजयी बनूं। आज की प्रक्रिया ये है कि आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं, और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को चिन्ह आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधित चिन्ह एवं चुनाव से संबंधित बैलेट पेपर का नमूना एवं चिन्ह आवंटित किया जा रहा है, जो कि अग्रिम चुनाव के लिए आवश्यक है। किस दल से क्या चिन्ह आवंटित किया गया है? इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दल से संबंधित हैं और इनको हाथ का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है आज। चलिए यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच।
मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया था। वहीं मौसम ने करवट ली है और पछुआ धुंध में बारिश तो चक्राता के ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसका आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बताते चले कि बर्फबारी होने से पहाड़ों में होने वाली फसलों को इस बर्फबारी होने से लाभ मिलेगा और उनकी फसलें जो हैं इस बार अच्छी होंगी। खबर देहरादून से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होना है, जिसके लिए महज 16 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अभी तक खेल विभाग ने 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग कर चुका है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं गोल्फ को छोड़कर सभी खरलों के डीओसी निरीक्षण कर चुके हैं और इस पर अधिक जानकारी देते हुए विशेष सचिव अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के बाद 5 घंटे उत्तराखंड में ही बिताएंगे, जिसे देखते हुए पीएम सचिवालय भी बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग का काम चल रहा है। राष्ट्रीय गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आपको। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। राष्ट्रीय गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आपको। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने मोहकमपुर में जनसभा का आयोजन किया है और जनसभा में उनके साथ रायपुर के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा, काऊ बीजेपी के निवर्तमान पार्षद ओवरवार्ड नंबर 67 मोहकमपुर से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील की है कि कहा कि जिस तरीके से केंद्र राज्य सरकार की विकास को लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो क्षेत्र के विकास के लिए भी लगातार काम करते रहेंगे। काम का फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं मिलना। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं, उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड, अपना घर है और मातृशक्ति का, युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जो चुनाव प्रचार में हम डोर टू डोर यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे राज्य में माहौल गर्मा रहा है। चुनाव में जीत के लिए हर पार्टी ने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस दौरान पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लगाना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से उनको वोट देने की अपील की। ये देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता मस्जिद में जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। कोई सरोकार नहीं है, ये उनका दल का मामला है। जहां तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर वाली क्या बात है। देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है और टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अब तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल लिया है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए थे। साथ ही विभाग की ओर से ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के जरिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।